स्केलेटन नाइट इन अनदर वर्ल्ड के स्टार्टिंग में हमें एक नाइट को दिखाया जाता है जो कि एक जंगल में उठता है एंड चिल्लाता है कि आखिर मैं कहाँ पे हूँ। एंड फिर वो शांत होकर रियलाइज करता है कि वो इस आर्मर को पहचानता है एंड बोलता है कि ये एक होली आर्मर है विथ ट्वाइलाइट क्लोक, होली शील्ड एंड द होली थंडर स्वॉर्ड। एंड फिर वो बोलता है कि ये तो मेरे गेम का कैरेक्टर है, आर्क। एंड उसे याद आता है कि वो गेम खेलते टाइम सो गया था एंड अब ये यहाँ पहुंच चुका है। पहले तो इसे ये सब एक सपना लग रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा रियल लग रही है, बट फिर कंफर्म करने के लिए वो अपने कुछ अटैक्स ट्राई करता है। वो पहले अपने स्वॉर्ड से एक अटैक करता है जिससे कि आसपास के सारे पेड़ कट जाते हैं एंड इसके बाद आर्क फायर मैजिक भी यूज़ करता है एंड फिर वो रियलाइज़ करता है कि वो किसी तरह से इस गेम के अंदर आ चुका है। एंड फिर वो बोलता है कि गेम में उसके पास कई सारे जॉब रोल्स थे, प्रीस्ट से लेके होली नाइट तक, इसीलिए वो कई सारे टाइप के अटैक्स यूज कर पा रहा था। एंड फिर वो रियलाइज करता है कि उसका कैरेक्टर इस गेम में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बट फिर उसे भूख लगने लगती है एंड फिर वो डिसाइड करता है कि वो एक टाउन में जाएगा एंड इसीलिए वो अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करने का ट्राई करता है, बट वो एक पहाड़ से नीचे गिरने लगता है, बट वो जैसे तैसे बच जाता है। एंड फिर वो रियलाइज करता है कि वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके बस वहीं जा सकता है जहां वो पहले भी जा चुका हो। बट तभी उसे एक और एबिलिटी याद आती है जो कि है डायमेंशनल मूव, जिसका यूज करके वो एक शॉर्ट रेंज में टेलीपोर्ट कर पाता है। एंड इस एबिलिटी का यूज करके वो काफी ज्यादा खुश होता है। एंड जब वो एक रिवर के पास जाके अपना हेलमेट उतारता है एंड अपने आप को पानी में देखता है, वो बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी फेस स्केलेटन की होती है एंड वो वही कैरेक्टर बन चुका होता है जो कि उसने गेम खेलते टाइम पे चूज करा था। एंड फिर वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं ऐसे टाउन में गया तो वो मुझे मॉन्स्टर समझ के मार देंगे। फिर आर्क एक टाउन में पहुंच जाता है एंड उस टाउन में घूमने लगता है एंड तभी उसे खाने के लिए कुछ दिखता है, बट उसके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। सो आर्क पहले पैसे कमाने के बारे में सोचता है। फिर आगे जाके उसे एक लड़की की आवाज आती है एंड वो चुपके से उसकी बातें सुनने लगता है जो कि एक दूसरे पर्सन से कुछ इन्फॉर्मेशन ले रही थी, बट वो उस लड़की को कुछ भी नहीं बोलता जिस वजह से वो वहां से जाने लगती है। एंड फिर पीछे से वो बंदा बोलता है कि ये एल्फ तो एक सिरदर्द है। एंड ये सुन के आर्क काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि ये लड़की एक एल्फ है, बट तब तक वो लड़की वहां से जा चुकी होती है। एंड तभी आर्क को एक गिल्ड दिखता है एंड वो वहाँ एक जॉब ढूंढने के लिए चला जाता है एंड वो गिल्ड के रिसेप्शनिस्ट से एक लाइसेंस मांगता है, जिस पे वो रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि आपको देख के तो ऐसा लगता है कि आपके पास ऑलरेडी एक हाई रैंकिंग जॉब होगी। जो सुनने के बाद आर्क सोचता है कि मैं जैसा दिखता हूँ मुझे वैसे ही बिहेव करना चाहिए ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। एंड फिर वो भारी आवाज में बोलता है कि कुछ रीजंस की वजह से उसे यहाँ एक लाइसेंस लेना पड़ रहा है। जो सुनने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि ठीक है, बट उससे पहले आपको एक एग्जाम देना होगा एंड उसके लिए आपको एक बीस्ट या फिर एक बैंडिट को मार के उसका एक प्रूफ यहाँ लाना होगा। जिस पे आर्क बोलता है कि ठीक है, मैं एक प्रूफ लेके आता हूँ। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि आर्क कुछ मॉन्स्टर्स को मारता है एंड तभी वहां पे एक ऑर्क आ जाता है। उसे देख के आर्क एक्साइटेड हो जाता है एंड उसे एक ही स्लैश में मार गिराता है। अभी आर्क उन सबको लेके गिल्ड की तरफ जा रहा था कि तभी वो कुछ लोगों को देखता है जो कि कुछ सोल्जर्स को मार रहे होते हैं एंड वहां पे दो लड़कियां भी थी। एंड आर्क सोचता है कि यहाँ पे तो काफी सारे लोग हैं एंड इतने सारे लोगों के अगेंस्ट शायद मैं जीत नहीं सकता, बट तभी ये लोग दोनों लड़कियों को पकड़ लेते हैं एंड उन दोनों के कपड़े फाड़ने लगते हैं। एंड ये देखने के बाद आर्क टाइम वेस्ट किए बिना एकदम से उन पर अटैक कर देता है एंड अपनी स्वॉर्ड से इनको बीच में से ही काट देता है। एंड ये देख के बाकी के बैंडिट्स भागने लगते हैं, बट आर्क उन्हें भी डीमन स्लैश से मार देता है। एंड फिर इन लड़कियों के पास आके पूछता है कि क्या तुम दोनों ठीक हो, जिस पे वो बोलती है कि वो दोनों अब ठीक है एंड आर्क को अपना इंट्रोडक्शन देने लगती हैं। एंड फिर आर्क उनसे बोलता है कि हम बाद में बात करेंगे, तुम लोग कपड़े पहन लो पहले। एंड फिर वो जाके उन बैंडिट्स की बॉडी जला देता है एंड फिर वो बैंडिट्स का सारा सामान चुराने भी लगता है क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। एंड वो बोलता है कि इससे कुछ टाइम तक मेरा खर्चा चल जाएगा। एंड अब ये तीनों एक साथ टाउन की तरफ जाने लगते हैं एंड लॉरेन आर्क को ही देखे जा रही थी एंड ये देख के आर्क शर्माने लगता है। फिर रीटा उससे
उसका नाम पूछती है एंड वो उन्हें अपना नाम आर्क बताता है। एंड फिर नेक्स्ट सीन में आर्क गिल्ड में पहुंच जाता है एंड वो वहां पे अपने साथ लाया हुआ प्रूफ दिखा के अपना लाइसेंस मांगता है। एंड ये रिसेप्शनिस्ट ये देख के हैरान हो जाता है कि आर्क इतनी जल्दी सब कुछ लेके भी आ गया। एंड फिर वो आर्क को बोलता है कि तुम ये रूल स्टोन निकालना भूल गए। एंड वो बोलता है कि जब भी किसी भी मॉन्स्टर को मारो तो उनसे ये रूल स्टोन जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि इनसे मैजिक आइटम्स एंड वेपन्स बनाया जा सकता है। एंड फिर वो आर्क को उसका लाइसेंस दे देता है। फिर आर्क को काफी ज्यादा भूख लग रही होती है तो वो एक होटल में चला जाता है एंड काफी सारा खाना ऑर्डर कर देता है। एंड वो खाते खाते काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहा होता है। फिर वो बोलता है कि ये सब अब कोई गेम नहीं बल्कि उसकी रियलिटी है एंड इसमें तो काफी ज्यादा मजा भी आ रहा है। पता नहीं कितनी सारी मैजिकल चीजें यहाँ देखने को मिलेंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने कि हर्ब कलेक्शन से रिलेटेड एक जॉब रिक्वेस्ट दी होती है गिल्ड में। एंड आर्क ने उसी जॉब रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था, जिस वजह से वो एक विलेज में आता है एंड मार्का नाम की लड़की के बारे में पूछने लगता है जिसने कि ये रिक्वेस्ट करी थी। आर्क ने ये जॉब एक्सेप्ट करी थी ताकि वो लोगों का ज्यादा अटेंशन ग्रैब ना करे एंड अपनी आइडेंटिटी को छुपा सके। फिर आर्क मार्का के घर पे पहुंच जाता है एंड उसे बताता है कि वो उसे हर्ब कलेक्ट करने के लिए ले जाने के लिए आया है। फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब आर्क इस जॉब को एक्सेप्ट कर रहा था। तब गिल्ड का रिसेप्शनिस्ट आर्क से बोलता है कि उसे मर्सिनरी ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वो वहां ज्यादा पैसे कमा पाएगा। बट आर्क अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए बोलता है कि उसे ये हर्ब कलेक्ट करने का काम पसंद है, जिस पे रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि तू फिर क्लाइंट के साथ थोड़ा अच्छे से पेश आना। एंड मार्का को देखने के बाद आर्क को समझ में आ जाता है कि उस रिसेप्शनिस्ट ने ऐसा क्यों बोला था। एंड दूसरी तरफ मार्का को यकीन नहीं हो रहा था कि एक नोबल नाइट उसकी हेल्प करने के लिए आया है। एंड वो आर्क को थैंक यू बोल के अभी के अभी चलने के लिए कहती है एंड आर्क भी अभी जाने के लिए मान जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि आर्क एंड मार्का दोनों ही हर्ब कलेक्ट करने के लिए जंगल में पहुंच चुके हैं। एंड फिर आर्क पूछता है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, जिस पे मार्का बोलती है कि उसकी मॉम जल्दी ही घर वापस आने वाली होगी एंड अगर उन्हें पता चलेगा कि मार्का जंगल में जाके हर्ब्स कलेक्ट करने का काम कर रही है तो उसकी मॉम को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसने अपनी मॉम को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। जिस पे आर्क पूछता है कि ऐसा क्यों। एंड मार्का बोलती है कि पिछले साल ही उसके फादर की डेथ हो गई एंड तब से उनकी मॉम ही उनकी देखभाल कर रही है। एंड वो बोलती है कि उसके फादर भी हर्ब्स कलेक्ट करने का काम करते थे एंड इसीलिए वो भी हर्ब कलेक्ट करके अपनी मॉम की हेल्प करना चाहती है। एंड ये सब सुनने के बाद आर्क अपने मन में सोचता है कि ये कितनी अच्छी लड़की है एंड जब मैं इसकी उम्र का था तब मैं बस पूरे दिन गेम ही खेलता रहता था। एंड फिर वो मार्का से बोलता है कि चलो बहुत सारे हर्ब्स कलेक्ट करते हैं जिससे कि तुम्हारी मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाएंगी। आगे जाके मार्का को कुछ हर्ब्स मिल भी जाती हैं एंड मार्का बोलती है कि इनका नाम कोकोरा है एंड ये एग्रेशन एंड स्किन डिजीज ठीक करने में काम में आती है। एंड अगर इन्हें जलाया जाए तो ये इंसेक्ट भगाने का भी काम करती हैं। एंड ये सब सुनने के बाद आर्क बोलता है कि तुम्हें तो इन सब चीजों के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है, जिस पे मार्का बोलती है कि ये सब उसके डैड ने ही उसे सिखाया है। फिर मार्का जंगल में और अंदर जाने के लिए बोलती है बट तभी आर्क को एक डेंजर सेंस होता है एंड वो लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। बट जब वो पास की झाड़ियां हटा के देखता है तो वहां पे उसे एक छोटा सा फॉक्स टाइप का मॉन्स्टर दिखता है जिसके पैर पे चोट लगी हुई थी। आर्क उसे अपने पास बुलाता है बट वो उसे काट लेता है। बट फिर भी आर्क अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके उसका चोट ठीक कर देता है। ये देख के मार्का काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि आर्क को हीलिंग मैजिक भी आती है। फिर आर्क उस फॉक्स मॉन्स्टर को जाने के लिए बोलता है बट वो वहां से नहीं जाती, जिस पे मार्का बोलती है कि शायद ये तुम्हारे साथ आना चाहती है एंड तुम्हें अब इसे एक नाम देना चाहिए। फिर आर्क कुछ नाम बोलता है बट उस मॉन्स्टर को ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, जिसके बाद आर्क पूछता है कि पोंटानान कैसा रहेगा एंड ये नाम उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। फिर हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक हंटर बाकी के विलेजर्स को बोलता है कि उसने जंगल में एक काफी अजीब सी चीज देखी एंड वो उन्हें वहां जाने से मना करता है। एंड तभी वहां पे मार्का की मॉम सियोना आ जाती है, जिसे देख के एक एल्डर उसे बोलता है कि जंगल में कोई जायंट बीस्ट है एंड उसने सुबह मार्का को जंगल में जाते हुए देखा था। बट घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि
उसके साथ एक काफी स्ट्रॉन्ग दिखने वाला नाइट भी था। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि मार्का एंड आर्क जंगल में एक काफी बड़े हर्बल ट्री के पास पहुंच जाते हैं। एंड जिसे देखने के बाद मार्का काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो जल्दी से उस ट्री के पास जाने लगती है। बट तभी आर्क उसे रुकने को कहता है एंड तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक काफी बड़ा बीस्ट है। उसे देख के पोंटा भी गुस्से में आ जाता है क्योंकि इसकी वजह से पोंटा को चोट लगी थी। ये बीस्ट अचानक से मार्का पे अटैक कर देता है बट आर्क उसी मोमेंट पे मार्का को बचा लेता है। बट तभी वो बीस्ट पॉइजन से अटैक करने लगता है बट आर्क उसे भी डॉज कर देता है। फिर ये बीस्ट आर्क पे कंटिन्यूअसली अटैक करने लगता है बट आर्क भी इन अटैक्स को डॉज करता रहता है। फिर ये बीस्ट अचानक से एक अजीब सा मूवमेंट करने लगता है एंड वो एक अटैक करता है जिससे कि सभी चीजें पत्थर की बनने लगती हैं। बट आर्क अपनी शील्ड का यूज करके इस अटैक से भी बच जाता है। बट अब फाइनली आर्क भी इस पे अटैक कर देता है एंड एक ही अटैक में इस बीस्ट को बीच में से काट देता है जिससे कि वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड बोलता है कि मैंने एक जाइंट बीस्ट को हरा दिया। एंड ये देख के मार्का भी आर्क की तारीफ करने लगती है एंड बोलती है कि जब विलेजर्स को ये पता चलेगा तो वो लोग आर्क के लिए एक पार्टी रखेंगे। बट आर्क मार्का को रिक्वेस्ट करता है कि वो विलेजर्स को इसके बारे में कुछ भी ना बताए एंड मार्का भी इस बात को मान जाती है। फिर आर्क इस बीस्ट पे लगी एक रिंग देखता है एंड सोचता है कि ये क्या चीज है। बट तभी वो रिंग ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है एंड तभी आर्क को एक बोर दिखता है एंड वो इसे विलेजर्स के लिए पकड़ लेता है। एंड अगले ही सीन में आर्क एंड मार्का इस बोर को लेके विलेज में पहुंच जाते हैं एंड आर्क विलेजर्स से बोलता है कि इसके रूइन स्टोन्स को विलेजर्स रख सकते हैं बट वो इसके स्किन को मार्का को देने के लिए बोलता है। एंड ये सब सुनने के बाद विलेजर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड तभी मार्का की मॉम वहां पे आ जाती है एंड मार्का को हक कर लेती है एंड पूछती है कि वो विलेज से बाहर क्यों गई। जिस पे मार्का बोलती है कि वो हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए गई थी। एंड तभी आर्क भी आके मार्का के मॉम को सॉरी बोलता है ऐसे बिना बताए मार्का को जंगल में ले जाने के लिए। एंड वो बोलता है कि मार्का अपनी मॉम को हेल्प करने के लिए ही जंगल में गई थी। एंड ये सुनने के बाद मार्का की मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो आर्क को थैंक यू बोलती है। तभी कुछ विलेजर्स पूछते हैं कि कहीं तुम्हारा सामना किसी बीस्ट से तो नहीं हुआ, जिस पे आर्क मना कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड आर्क अब इस विलेज से जा रहा होता है एंड तभी मार्का उससे पूछती है कि क्या हम फिर कभी मिलेंगे, जिस पे आर्क बोलता है कि हाँ हम जरूर मिलेंगे। एंड फिर नेक्स्ट सीन में कुछ दूसरे नाइट्स एक बीस्ट से लड़ रहे थे एंड वो बड़ी ही मुश्किल से इससे हरा पाते हैं। एंड फिर एक बंदा बोलता है कि टोटल 15 लोग मारे गए। एंड फिर वो एक और रिपोर्ट देता है एंड उस मॉन्स्टर को दिखाता है जिसको कि आर्क ने मारा था एंड बोलता है कि इसे किसी एक ही बंदे ने मारा है और वो भी एक ही अटैक में। जो सुनने के बाद उसके साथ वाला बंदा भी शॉक्ड हो जाता है एंड बोलता है कि कहीं ये कोई डीमन या कोई गॉड तो नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें पहले एपिसोड में दिखाई गई उस एल्फ को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा ताकि मैं ह्यूमंस से अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं। फिर वो चलते चलते आर्क को देखती है जो कि एक गुफा के बाहर खड़ा हुआ था। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि आर्क उसी गुफा के अंदर है जो कि अपने मिशन के लिए वहां पे आया था एंड वो कुछ बैंडेट्स को हरा के अपना मिशन कंप्लीट कर लेता है। फिर आर्क नोटिस करता है कि वहां पे काफी सारा गोल्ड भी रखा हुआ है एंड वहीं पे 2 केजेस भी थी। बट फिर वो उस पे ध्यान ना देके उन बैंडेट्स का गोल्ड चुराने लगता है एंड जैसे ही वो केव से बाहर आता है वही एल्फ उस पे हमला कर देती है। बट इसे देख के आर्क कंफ्यूज हो जाता है एंड सोचता है कि शायद ये भी एक बैंडिट है। एंड वो अपने मन में ही सोचने लगता है कि ये लड़की काफी ज्यादा फास्ट है। एंड तभी आर्क को इस लड़की का चेहरा दिखता है एंड उसे याद आता है कि ये तो वही एल्फ है जैसे कि आर्क ने पहले देखा था। ये एल्फ आर्क से बोलती है कि जो बच्चे तुमने किडनैप किए हैं उन्हें पहले तुम वापस करो। जो सुनने के बाद आर्क बोलता है कि शायद तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, पहले तुम मेरी बात तो सुनो। बट वो एल्फ बोलती है कि मुझे एक बैंडिट से कोई भी बात नहीं करनी। बट तभी पोंटा बाहर आ जाता है एंड तभी उसे देख के वो एल्फ रुक जाती है एंड सोचती है कि एक स्पिरिट बीस्ट एक बैंडिट के साथ क्यों है। फिर आर्क समझाता है कि उसने पोंटा की मदद की थी इसीलिए अब वो उसके साथ है। एंड ये देखने के बाद कि एक स्पिरिट बीस्ट आर्क के साथ है
वो मान जाती है कि आर्क एक बैंडिट नहीं है एंड वो उस पे अटैक करने के लिए माफ़ी माँगती है। फिर आर्क बोलता है कि वो बैंडिट्स को मारने के लिए यहाँ आया था एंड फिर वो उस एल्फ से पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई थी? जिस पे वो बोलती है कि मैंने सुना था कि यहाँ के बैंडिट्स ने कुछ एल्व्स को ये बंदी बना रखा था एंड ये सुन के आर्क समझ जाता है कि वो केजेस वहां पे क्यों थी एंड वो लड़की उस केव के अंदर जाने लगती है बट आर्क उसे बताता है कि अंदर कोई भी एल्फ नहीं है एंड वो पूछता है कि वो बैंडिट्स उन एल्फ के साथ क्या करने वाले थे जिस पे वो बोलती है कि एल्फ्स काफी ज्यादा महंगे दामों में बिकती है एज ए स्लेव। फिर वो वहां से जाने लगती है बट आर्क उसे बोलता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद वो बोलती है कि ये एल्फ्स की प्रॉब्लम है एंड इसमें उसे किसी ह्यूमन की मदद नहीं चाहिए। इस एल्फ ने तो आर्क को मना कर दिया बट आर्क एल्फ्स की मदद करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्क अपने रूम में बैठ के खाना खा रहा था एंड वो सोचता है कि मैंने तो उस लड़की का नाम तक नहीं पूछा, मैं कल उसे ढूंढूंगा कैसे। एंड फिर पोंटा से वो बोलता है कि पोंटा, अब मुझे पता है कि हम कल क्या करने वाले हैं। अगले दिन आर्क अपने डायमेंशनल मूव का यूज करके एल्फ के फॉरेस्ट में पहुंचता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ बैंडिट्स फिर से एल्फ्स को पकड़ रहे हैं। फिर उनमें से एक बंदा आके एक एल्फ से बोलता है कि तुम मुझसे भीख मांगो, शायद ये करके तुम अपनी फ्रेंड्स को बचा सको। एंड ये एल्फ उससे रिक्वेस्ट करती है बट फिर भी वो उसके पैर में एक स्वॉर्ड घुसा देता है एंड एक बैंडिट बोलता है कि इन्हें चोट मत पहुंचाओ क्योंकि हमें इन्हें बेचना भी है। जिस पे उडोलन बोलता है कि मुझे मत बताओ कि क्या करना है। एंड ये सब आर्क दूर से देख रहा होता है एंड सोचता है कि उस लड़की ने बोला था कि उसे मेरी मदद नहीं चाहिए बट मैं इस चीज को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता। बट तभी वो एल्फ इन बैंडिट्स पे अटैक कर देती है। फिर एक बैंडिट बोलता है कि ये तो एक डार्क एल्फ है, इसे तो हम और भी ज्यादा दाम पे बेच सकते हैं। एंड तभी एक बंदा इसके पास आ रहा होता है लेकिन ये एल्फ उसका हाथ ही काट देती है एंड बाकियों को भी मारने लगती है। उडोलॉन पूछता है कि आखिर ये है कौन, जिसपे एक बैंडिट बोलता है कि ये एक एल्फ वॉरियर है। फिर हम देखते हैं कि ये एल्फ अकेले ही आधे लोगों को मार देती है जिसे देख के आर्क बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा स्ट्रांग भी है। बट तभी उडोलॉन उन एल्फ बच्चों पर एक स्वॉर्ड रख के उसे हिलने से भी मना करता है एंड बाकी बैंडिट्स उसके पास आने लगते हैं। बट तभी आर्क बाहर आ जाता है एंड उडोलॉन को एक जोरदार मुक्का मारता है एंड वो एक ही पंच में बेहोश हो जाता है। एंड दूसरी तरफ ये एल्फ भी बाकी के बैंडिट्स को मार देती है एंड फिर ये उस केज को खोलने का ट्राई करती है बट उस पे एक ताला लगा हुआ था जो देख के आर्क बोलता है कि वो इस ताले को खोल सकता है। बट ये एल्फ फिर से बोलती है कि उसे उसकी मदद नहीं चाहिए बट आर्क फिर भी उस ताले को तोड़ देता है। बट उसे देख के सभी बच्चे डर जाते हैं एंड वो उस एल्फ को हक कर लेते हैं। एंड तभी वो इन बच्चों के गले पे एक माना ईटर कॉलर देखती है। आर्क पूछता है कि ये क्या होता है, जिस पे वो बोलती है कि ये एल्फ के स्पेशल स्पिरिट मैजिक को ब्लॉक कर देती है एंड इसीलिए ये बच्चे भाग नहीं पाए एंड मैं भी इन्हें नहीं निकाल सकती। बट तभी आर्क अपने एंटी कर्स मैजिक का यूज करके उन कॉलर्स को निकाल देता है एंड अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके उन बच्चों की चोट भी ठीक कर देता है। ये देख के वो एल्फ हैरान हो जाती है क्योंकि आर्क एक साथ इतने सारे मैजिक यूज कर सकता है एंड बोलती है कि ये कोई नॉर्मल नाइट नहीं है। फिर ये एल्फ एक बर्ड को बुलाती है एंड उसे एक मैसेज देती है कि उसने बच्चों को बचा लिया है एंड वो लोग आके अब बच्चों को ले जाएं। ये देखने के बाद आर्क पूछता है कि ये कैसी बर्ड है, जिस पे वो बोलती है कि ये भी एक स्पिरिट बीस्ट है एंड ये हमारी कही हुई मैसेज को डिलीवर करती है। कुछ टाइम बाद इन बच्चों को लेने के लिए कुछ और दूसरे एल्फ आ जाते हैं एंड फिर ये बच्चे आर्क को थैंक यू एंड बाय बोल के वहां से चले जाते हैं। फिर ये एल्फ आर्क से पूछती है कि उसने कई सारे हाई रैंकिंग मैजिक यूज करे, आखिर वो है कौन। जिस पे आर्क बोलता है कि वो तो बस एक नॉर्मल नाइट है एंड ये पोंटा है। एंड फिर ये एल्फ भी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलती है कि उसका नाम आर्यान है एंड वो आर्क को थैंक यू भी बोलती है। एंड तभी वहां पे फिर से वही बर्ड आ जाती है एंड वो आर्यान को डियांटे आने के लिए बोलती है क्योंकि वो लोग वहां एक रेस्क्यू मिशन चलाने वाले हैं। ये सुनने के बाद आर्यान आर्क से खुद ही पूछती है कि क्या वो उसकी मदद करेगा इस मिशन में। जिस पे आर्क पूछता है कि क्या इससे तुम्हारे टीममेट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस पे आर्यान बोलती है कि तुम्हें एल्फ से कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमने उन बच्चों को बचाने में भी मदद करी एंड एक स्पिरिट बीस्ट भी तुम्हें फॉलो करती है, सो मैं भी तुम पे अपना ट्रस्ट रखूंगी।
एंड मुझे तुम्हारी मदद भी चाहिए मेरे लोगों को बचाने में। एंड आर्क भी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देता है। फिर आर्क अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके आर्यन को लिडल नाम के एक रिवर के पास ले जाता है, जिसके पास ही डिएंटो टाउन था जहां उन्हें जाना है। एंड आर्क का टेलीपोर्टेशन मैजिक देख के आर्यन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। एंड अब ये लोग डिएंटो टाउन में पहुंच जाते हैं जहां इन्हें एक और एल्फ से मिलना है जो कि आर्यन का साथी होता है। एंड उसका नाम है डांका। जो सुनने के बाद आर्क अपने मन में सोचता है कि आर्यन इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है तो डांका कितनी ज्यादा सुंदर होगी। एंड तभी वहां पे डांका आ जाता है। एंड डांका को देख के आर्क शॉक हो जाता है क्योंकि वो सोच रहा था कि डांका भी एक लड़की होगी। एंड आर्क को देख के डांका आर्यन से पूछता है कि ये कौन है, जिस पे आर्यन बोलती है कि ये आर्क है, एक नाइट, एंड ये हमारी हेल्प करेगा। फिर ये तीनों ही खाना खाने के लिए चले जाते हैं बट आर्क खाने से मना कर देता है क्योंकि उसे अपना हेलमेट नहीं उतारना था। फिर आर्यन डांका एंड आर्क को एक दूसरे से और अच्छे से इंट्रोड्यूस कराती है एंड वो खुद के बारे में भी बताती है। बट डांका आर्क को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। एंड तभी आर्यन आर्क के मैजिक पावर्स के बारे में बताती है, जो सुन के वो सरप्राइज हो जाता है। एंड तभी वो आर्क के साथ पोंटा को भी नोटिस करता है एंड सोचने लगता है कि शायद ये हमारे काम आए। फिर आर्यन डांका से पूछती है कि क्या वो उनका लोकेशन पता कर पाया, जिस पे डांका बोलता है कि हाँ, उनका बेस एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में है एंड वहीं पे हमें वो मिसिंग एल्फ्स मिलेंगी। फिर आर्यन बोलती है कि हमें लेट नाइट का इंतजार करना पड़ेगा ताकि वहां ज्यादा लोग ना हो। बट तभी आर्क बोलता है कि मैं 1 घंटे के लिए जा रहा हूँ कुछ काम से। आर्यन बोलती है कि ठीक है, हम वेट करेंगे। एंड फिर आर्क एंड पोंटा वहां से चले जाते हैं। एंड उनके जाने के बाद डांका आर्यन से बोलता है कि मैं हैरान हूं कि तुम एक ह्यूमन पर भरोसा कर रही हो। फिर हमें आर्क को दिखाया जाता है जो कि पोंटा के साथ एक जगह पे बैठ के काफी सारा खाना खा रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें कुछ एल्फ को दिखाया जाता है एंड वहीं पे कुछ बंदे बात कर रहे थे कि इन्हें कल सुबह ही कहीं पे भेजना है। फिर एक एल्फ खड़ी होके बोलती है कि कोई ना कोई हमें बचाने के लिए जरूर आएगा एंड तब तुम सब मारे जाओगे। जो सुन के सारे हंसने लगते हैं। फिर ये तीनों भी उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं एंड आर्यन आर्क से पूछती है कि क्या वो उन्हें उस विंडो तक टेलीपोर्ट कर सकता है। बट आर्यन आर्क को थोड़ा दूर चलने के लिए कहती है ताकि मैजिक लाइट की वजह से लोग अलर्ट ना हो जाए। एंड आर्क बोलता है कि चिंता मत करो, बस अपना हाथ मुझ पर रखो। एंड फिर आर्क उन्हें अपना डायमेंशनल मूव यूज करके वहां ले जाता है। फिर आर्यन एक विंडो से अंदर जाने का ट्राई करती है बट वो विंडो में ही फंस जाती है एंड बड़ी मुश्किल से अंदर जा पाती है। बट आर्क तभी डांका के साथ डायमेंशनल मूव का यूज करके अंदर आ जाता है। एंड तब आर्यन आर्क पे चिल्लाने लगती है एंड बोलती है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि ऐसे भी अंदर आ सकते हैं। जिस पे आर्क बोलता है कि चिंता मत करो, हमने कुछ भी नहीं देखा। एंड आर्यन ये सब सुन के काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। एंड फिर ये तीनों अंदर छानबीन करने लगते हैं एंड तभी इन्हें कुछ लोग मरे हुए मिलते हैं। आर्क इन्हें देख के बोलता है कि ये देख के लगता है कि ये ज्यादा देर पहले नहीं हुआ है। जिस पे डांका बोलता है कि यहाँ कोई और भी है एंड इन तीनों को अलग अलग होके ढूंढना चाहिए। फिर हमें आर्क को दिखाया जाता है जो कि अकेले ही छानबीन कर रहा था एंड तभी उसके ऊपर कोई अटैक करने लगता है। एंड फिर आर्क नोटिस करता है कि ये तो एक निंजा है एंड वो इस दुनिया में एक निंजा को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। एंड तभी वो लड़की आर्क से पूछती है कि उसे एक निंजा के बारे में कैसे पता। आर्क इसका कोई भी जवाब नहीं दे पाता। बट तभी वो निंजा आर्क के साथ पोंटा को भी नोटिस करती है एंड बोलती है कि मुझे माफ कर देना, अगर एक स्पिरिट क्रिएचर तुम्हारे साथ है तो मुझे तुम पर कोई शक नहीं है। एंड फिर वो आर्क को बोलती है कि शायद तुम यहाँ उन एल्फ को बचाने के लिए आए हो। जिस पे आर्क पूछता है कि क्या तुम भी इसलिए यहाँ आई हो। जिस पे वो बोलती है कि वो यहाँ जो ढूंढने के लिए आई थी उसे वो यहाँ नहीं मिला। एंड वो आर्क को एक पेपर दे के बोलती है कि वो एल्व्स तुम्हें अंडरग्राउंड में मिल जाएंगे। एंड फिर आर्क पूछता है कि ये पेपर क्या है। जिस पे वो बोलती है कि शायद इससे तुम्हारी एंड तुम्हारे दोस्तों की हेल्प हो जाएगी। फिर वो बोलती है कि 2 एल्व्स लॉर्ड के पैलेस में भी हैं एंड हम फिर मिलेंगे। एंड ये बोल के वो वहां से चली जाती है। फिर आर्क उस डॉक्यूमेंट को खोल के देखता है जो कि एल्फ को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट है। एंड फिर वो इसे डांका एंड आर्यन को भी दिखाता है।
इससे इन्हें ये पता चलता है कि इसमें डिएंटो का लॉर्ड भी शामिल है। एंड फिर आर्क बोलता है कि एल्व्स अंडरग्राउंड में है एंड 2 एल्व्स लॉर्ड के पैलेस में भी हैं। आर्यन आर्क से पूछती है कि ये इन्फॉर्मेशन उसे कहाँ से मिली। आर्क चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने बोला कि उसने एक बैंडिट को पकड़ा था एंड उसी ने आर्क को ये सब बताया था। एंड तभी वहाँ पे कुछ और बैंडिट्स आ जाते हैं एंड आर्यन इन्हें अकेले ही हरा देती है। एंड फिर ये तीनों उन एल्फ को अंडरग्राउंड से बचा के दूर ले जाते हैं। फिर आर्क इनके गले में भी वो माना ईटिंग कॉलर देखता है एंड अपना मैजिक यूज करके उन्हें हटा देता है। ये देख के डांका बोलता है कि इसने एक सीलिंग कर्स को इतनी आसानी से तोड़ दिया, आखिर ये है कौन। अब सभी एल्फ आर्क को थैंक यू बोलते हैं एंड फिर डांका बोलता है कि वो इन एल्फ को घर ले जाएगा एंड बाकी का काम आर्क एंड आर्यन पे छोड़ देता है। एंड फिर हमें लॉर्ड के पैलेस का सीन दिखाया जाता है एंड ये दोनों बाकी के एल्फ को बचाने के लिए वहां जाने लगते हैं। एंड ये चीज दूर से वो निंजा भी देख रही थी एंड उसके साथ एक दूसरा बंदा भी था। एंड वो बोलती है कि उस नाइट को एक निंजा क्या है उसके बारे में पता है, शायद हम फिर से मिलेंगे। फिर हमें लॉर्ड के पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहां लॉर्ड ने उन 2 एल्फ को पकड़ रखा था। फिर वो उडोलॉन से बोलता है कि तुम बिना परमिशन के एल्फ हंटर्स के साथ गए एंड वापस आए, वो भी फेल होके। एंड फिर हमें आर्क एंड आर्यन को दिखाया जाता है एंड आर्यन उसे सबसे हायर प्लेस पे जाने को कहती है एंड बोलती है कि लॉर्ड वहीं पे होगा। आर्क पूछता है कि तुम इतना श्योर कैसे हो, जिस पे आर्यन बोलती है कि एक पुरानी कहावत है कि स्मोक एंड इडियट्स को हाई प्लेसेस ही पसंद होती है। तो आर्क भी ऐसा ही करता है एंड ऊपर पहुंचते ही गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं बट आर्क अटैक करके एक बड़ा सा बेल नीचे गिरा देता है एंड वहां से भाग जाता है एंड इनके पीछे बाकी के गार्ड्स लग जाते हैं। फिर लॉर्ड को भी पता चल जाता है कि कुछ लोग पैलेस में घुस चुके हैं एंड ये गार्ड्स इस बारे में बता ही रहे होते हैं कि तभी आर्क दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाता है। इन्हें देख के लॉर्ड पूछता है कि कौन हो तुम, जिस पे आर्क अपना नाम बताता है एंड आर्यन बोलते हैं कि हम यहाँ उन एल्फ को बचाने आए हैं। इन्हें देख के उडोलॉन भागने लगता है एंड लॉर्ड भी इन्हें गाली देते हुए इनकी तरफ आगे आने लगता है बट आर्यन इसे लात मार के बेहोश कर देती है एंड दूसरी तरफ आर्क उडोलॉन को पकड़ लेता है। उडोलॉन आर्क को देख के इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। आर्क के हाथ से दीवार पे एक होल हो जाता है एंड वहां पे एक हिडन रूम है। ये देख के आर्क आर्यन को बुलाता है बट आर्यन लॉर्ड को लात मारने में बिजी थी एंड ये देख के आर्क बोलते कि नहीं कुछ नहीं। एंड फिर आर्यन बाकी दोनों एल्फ से बोलती है कि तुम्हारा जो मन करे वो करो इसके साथ। एंड तभी वहां पे गार्ड्स भी आ जाते हैं एंड उन्हें देख के आर्क आर्यन से बोलता है कि इन्हें तुम ही संभालो, मुझे इस हिडन रूम में कुछ काम है। एंड आर्यन इन गार्ड्स को बड़ी ही आसानी से मार देती है एंड उन दोनों एल्फ को डांका से मिलने को कहती है। एंड दूसरी तरफ आर्क उस हिडन रूम से लॉर्ड का गोल्ड चोरी कर रहा था एंड तभी आर्यन वहां पे आ जाती है एंड उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पे आर्क बोलता है कि ये जो कुछ भी कर रहे थे इसके लिए काफी ज्यादा पैसा चाहिए होता है बट अगर इनके पास ये पैसा ही ना हो तो ये दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे एंड इसलिए मैं ये पूरा का पूरा गोल्ड अपने साथ ले जाऊंगा। एंड ये सुनने के बाद आर्यन बोलती है कि वैसे बात तो सही है। एंड इसी टाइम पे पैलेस में एक्सप्लोजन होने लगता है एंड आर्क आर्यन से पूछता है कि क्या ये तुमने किया, जिस पे आर्यन बोलते हैं कि ये मैंने नहीं किया। एंड इसके बाद आर्क आर्यन को लेके बाहर निकल जाता है एंड सोचता है कि अगर ये एक्सप्लोजन आर्यन ने नहीं किया तो शायद ये उस निंजा का किया होगा। एंड फिर आर्क आर्यन से बोलता है कि अब मेरा मिशन पूरा हुआ, जिसके बाद आर्यन आर्क को रिवॉर्ड देते हुए बोलती है कि क्या इतना सफिशिएंट होगा, जिस पे आर्क हंसते हुए उस गोल्ड को भी आर्यन से ले लेता है। एंड फिर आर्यन पूछती है कि अब तुम क्या करने वाले हो, जिस पे आर्क बोलता है कि मैंने फिलहाल तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। जिस पे आर्यन पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ एल्फ विलेज चलना चाहोगे, क्योंकि अभी भी कई सारे एल्फ बंदी बने हुए हैं एंड आर्क को आगे भी उसकी मदद करने को कहती है। एंड ये सुनते ही आर्क काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड फिर वो पूछता है कि क्या मुझ जैसे आउटसाइडर को एल्फ लैंड में एंट्री मिलेगी। आर्यन इस पे बोलते हैं कि हमें विलेज एल्डर से मिलना होगा एंड परमिशन लेनी होगी बट आर्क बोलता है कि मैं वहां जाने के बाद भी किसी के भी सामने अपना आर्मर नहीं उतार सकता, जिस पे आर्यन बोलती है कि तुम्हें एटलीस्ट अपना फेस तो दिखाना ही पड़ेगा।
एंड क्या कोई रीज़न है जिस वज़ह से तुम अपना फेस नहीं दिखा सकते? जिस पे आर्क बोलता है कि अगर मैंने अपना हेलमेट उतार दिया तो शायद तुम मुझ पर अटैक कर दोगी। आर्यन बोलती है कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो क्या तुम मुझे अपना फेस दिखाओगे? ये सुनने के बाद आर्क अपना हेलमेट उतार देता है एंड आर्क का फेस देख के आर्यन पूछती है कि तुम्हारे फेस को ये क्या हुआ? जिस पे आर्क बोलता है कि उसे खुद भी नहीं पता एंड बोलता है कि मैं एक दिन अचानक से इस लैंड में आया एंड तब से मेरा फेस ऐसा दिखने लगा। शायद ये कोई कर्स है। फिर आर्यन बोलते हैं कि तुम्हारा ये सीक्रेट मेरे साथ सेफ है एंड अगर ये तुम पर कोई कर्स है तो शायद एल्डर के पास इसका कोई इलाज हो सकता है। फिर आर्क आर्यन के साथ एल्फ लैंड के लिए निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें रोडन किंगडम का कैपिटल दिखाया जाता है एंड यहाँ का किंग पूछ रहा होता है कि डिएंटो में जो भी हुआ उसके पीछे कौन जिम्मेदार है। जिस पे फर्स्ट प्रिंस बोलता है कि ये सुनने में आ रहा है कि इसके पीछे एल्फ है। फिर किंग पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जिस पे फर्स्ट प्रिंस बोलता है कि डिएंटो के लॉर्ड ने एग्रीमेंट को तोड़ा एंड वो एल्फ को पकड़ के बेच भी रहा था। जिस पे किंग बोलता है कि हमें इस बारे में छानबीन करनी होगी। फिर किंग सेकंड प्रिंसेस से उसकी राय पूछता है एंड वो बोलती है कि मैंने भी वो अफवाह सुनी थी एंड अगर ये सच है तो इससे सिर्फ एल्फ के साथ एग्रीमेंट नहीं टूटेगा बल्कि दूसरे नेशन के साथ टेंशन भी क्रिएट होगी। एंड बोलती है कि अगर ये सब चलता रहा तो शायद एल्फ हमारे साथ ट्रेड करना भी बंद कर देंगे। एंड ये सब सुनने के बाद किंग सेकंड प्रिंसेस को लिम्बुल्ट जाने के लिए बोलता है एंड बाकी सब भी यहाँ से जाने लगते हैं। बट इन सब से सेकंड प्रिंस काफी ज्यादा गुस्से में होता है। अगले सीन में आर्क एंड आर्यन फॉरेस्ट में जा रहे होते हैं। आर्क डायमेंशनल मूव का यूज करके आगे जाने का ट्राई करता है बट वो नीचे गिर जाता है एंड वो जहाँ पे गिरा था वहां सामने ही एक रिवर होती है एंड ये दोनों ही वहां मछलियां पकड़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो मैसेंजर बर्ड आता है एंड बोलता है कि डांका एंड बाकी के एल्फ सेफली पहुंच चुके हैं एंड फिर आर्यन उसे भी वापस लौट जाने को बोलती है एंड तभी आर्यन के पेट से आवाज आने लगती है एंड ये सुन के आर्क कुछ खाने के लिए लेने चला जाता है। आर्क के जाने के बाद आर्यन पोंटा को देख के उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगती है बट वो तभी खुद को रोक लेती है एंड तभी पोंटा उठ जाती है एंड जब आर्क वापस आता है तो वो देखता है कि आर्यन पोंटा के साथ खेल रही होती है एंड आर्क को देख के वो काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में एक मेड आके प्रिंसेस को चाय देती है एंड उससे पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। जिस पे वो बोलती है कि वो श्योर है कि उसका भाई डाकारेस एल्फ ट्रेड में शामिल है एंड इस बात पे सेक्ट ज्यादा देर तक शांत नहीं रहेगा। नेक्स्ट सीन में हमें आर्क एंड आर्यन को दिखाया जाता है जो कि एल्फ विलेज तक पहुंच चुके थे। आर्यन गेट पे खड़े दो लोगों को अपना नाम बताती है एंड बोलती है कि वो मिशन से वापस आ गई है एंड उन्हें विलेज का गेट खोलने को बोलती है। विलेज का गेट खुलते हुए देख के आर्क काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो फाइनली एल्फ के विलेज में एंटर कर सकता है। बट तभी आर्यन आर्क से बोलती है कि उसे वहीं पे रुकना होगा ताकि वो जाके विलेज चीफ की परमिशन लेके आ सके। फिर आर्यन अंदर चली जाती है एंड आर्क बाहर ही वेट करने लगता है एंड वो सोचता है कि एल्फ काफी सालों तक जीते हैं तो ये विलेज भी काफी ज्यादा पुरानी होगी। फिर आर्क वेट करते करते बोर होने लगता है एंड बोर होके वो पोंटा के साथ खेलने लगता है एंड थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करता है। फिर बहुत टाइम वेट करने के बाद आर्यन वापस आ जाती है एंड आर्क को सॉरी बोलती है लेट होने के लिए एंड बोलती है कि विलेज में एंटर करने की परमिशन मिल गई है। फिर आर्क एल्फ विलेज का सीन एंड यहाँ के घरों का डिजाइन देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है एंड वो आर्यन से विलेज के एक बड़े से पेड़ के बारे में भी पूछता है। आर्यन बोलती है कि यहाँ इस विलेज के एल्डर रहते हैं एंड जैसे ही वो लोग उस पेड़ के सामने पहुंचते हैं वहां दो लोग खड़े हुए थे जिसमें से एक अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए अपना नाम डिलैन बताता है एंड उनके साथ खड़ी हुई लेडी बोलती है कि मैं हूं इनकी वाइफ एंड आर्यन की मदर। आर्क भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है एंड वो ये देख के शॉक्ड था कि ये दोनों आर्यन के पेरेंट्स हैं। जिस पे आर्यन की मॉम बोलती है कि वो इस साल 170 साल की हो गई बट आर्यन बोलती है कि ये असल में 245 साल की है एंड ये सुनने के बाद आर्क सोचता है कि इसका मतलब ये सच है कि एल्स सच में कई सौ सालों तक जीते हैं। फिर डिलैन बोलता है कि मैंने सुना कि तुमने आर्यन की मदद करी मिशन में एंड ये अनएक्सपेक्टेड था कि वो लॉर्ड के पैलेस पे अटैक कर देगी। जिस पे आर्यन बोलती है कि उन्हीं लोगों ने एग्रीमेंट को तोड़ा एंड डिलैन बोलता है कि प्लान सिर्फ किडनैपर्स पे अटैक करने का था
तुम्हें लॉर्ड के पैलेस में अटैक करने की क्या ज़रूरत थी? जिस पे आर्क बोलता है कि सर मुझे समझाने दीजिए। एंड डिलैन ये सब रीज़न समझ भी जाता है एंड बोलता है कि ये सब मुझे अब एल्डर्स की जनरल मीटिंग में समझाना होगा। आर्यन भी डिलैन के साथ चलने को बोलती है एंड वो बोलता है कि तो फिर हम लोग सुबह ही मेपल के लिए निकल जाएंगे। एंड तभी आर्यन की मॉम खाना लेके आ जाती है एंड अब आर्क ये सोच के परेशान हो रहा होता है कि वो खाना कैसे खाएगा। फिर डिलैन बोलता है कि हमें तुम्हारी कंडीशन के बारे में पता है, तुम अपना हेलमेट उतार सकते हो, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फिर आर्क अपना हेलमेट उतार के खाना खाने लगता है। फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां आर्यन एंड डिलैन एक जगह पे जाते हैं जहां कुछ लोग एक टेलीपोर्टेशन सर्कल का यूज करके उन्हें मेपल तक पहुंचा देते हैं। एंड फिर वो लोग एल्डर्स की मीटिंग में पहुंचते हैं जहां एक ग्रैंड एल्डर इनसे एल्फ के किडनैपिंग के ऊपर एक रिपोर्ट मांगता है। नेक्स्ट सीन में हम ग्लेनिस एंड आर्क को देखते हैं जो कि विलेज में घूम रहे थे एंड आर्क बोलता है कि ये विलेज काफी बड़ा है। फिर यहाँ के लोग आर्क को घूर रहे होते हैं एंड सोचते हैं कि यहाँ एक ह्यूमन क्या कर रहा है। आगे जाके वो लड़कियां आर्क के पास आती हैं एंड उसे थैंक यू बोलती हैं जिनको कि उसने पहले बचाया था। एंड वो दोनों आर्क को फिर से थैंक यू बोल के वहां से चली जाती हैं। आर्क ग्लेनिस से बीच में रुकने के लिए माफी मांगता है। ग्लेनिस बोलती है कि कोई बात नहीं एंड वो आर्क के साथ एक ट्रेनिंग बैटल करना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से एल्डर्स की मीटिंग दिखाई जाती है जहां एक एल्डर बोलता है कि लॉर्ड के कैसल पे अटैक करना एक बेवकूफ़ी थी। एंड दूसरा एल्डर बोलता है कि वही है जिन्होंने 400 साल पुराना एग्रीमेंट तोड़ा है। एंड बोलता है कि शायद वो लोग भूल गए हैं कि 600 साल पहले क्या हुआ था। फिर एक दूसरा एल्डर बोलता है कि हमारे लिए ये कुछ ही जनरेशन्स पहले की बात है बट ह्यूमंस के लिए ये एक हिस्ट्री है। फिर ग्रैंड एल्डर बोलता है कि हमें अब से ह्यूमन के हर एक मूव पे ध्यान रखना होगा। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि आर्क एंड ग्लेनिस आमने सामने होते हैं वुडन स्वॉर्ड के साथ। एंड वो बोलती है कि उसी ने आर्यन को स्वॉर्डमैनशिप सिखाई थी। आर्क भी अब फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है एंड तभी ग्लेनिस उस पे अटैक कर देती है। एंड वो इतनी ज्यादा फास्ट थी कि उसने आर्क को नीचे ही गिरा दिया था। एंड फिर ग्लेनिस बोलती है कि तुम्हारी आंखें तो काफी ज्यादा फास्ट है बट तुम्हारी बॉडी नहीं। फिर आर्क अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे इस वर्ल्ड में रहना है तो मुझे स्वॉर्डमैनशिप सीखनी ही होगी। एंड मैं लकी हूं कि मैं एक एक्सपर्ट से सीख रहा हूं। फिर आर्क ग्लेनिस के साथ काफी सारे मैचेस करता है बट एक बार भी नहीं जीत पाता। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्यन एंड डीलैन वापस आ रहे थे एंड तभी आर्यन डीलैन से माफी मांगती है जिस पे वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम बस हमारे लोगों को बचाने की ही कोशिश कर रही थी। एंड फिर वो बोलता है कि हम मेपल आ गए हैं एंड मैं एविन से मिलना चाहता हूँ। जिस पे आर्यन पूछती है कि क्या सिस्टर से कुछ काम था आपको। फिर डिलन बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि एविन की शादी है अगले साल। जो सुनने के बाद आर्यन बिल्कुल शॉक हो जाती है एंड बोलती है कि वो मॉन्स्टर जो कि सिर्फ बैटल करना पसंद करती है वो शादी कर रही है। तभी एक लड़की भागते हुए आती है एंड आर्यन पे कूद जाती है एंड उसे हक कर लेती है। एंड ये आर्यन की सिस्टर एविन ही होती है। फिर एविन बोलती है कि मुझे पता चला कि तुम यहाँ आ रही हो तो मैं अपना मिशन छोड़ के तुमसे मिलने आ गई। फिर एविन आर्यन की तारीफ करती है उन एल्फ्स को बचाने के लिए एंड बोलती है कि तुम अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई हो। जिस पे आर्यन बोलते हैं कि मैं अभी भी तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। दूसरी तरफ आर्क एंड ग्लेनिस अभी भी बैटल कर रहे होते हैं। आर्क इस बार अपने डायमेंशनल मूव का यूज करके अटैक करता है बट ग्लेनिस इतनी फास्ट होती है कि वो उसे इस बार भी हरा देती है। अब शाम हो चुकी होती है एंड ग्लेनिस अब खाना बनाने के लिए आर्क को घर चलने को कहती है। घर पहुंच के आर्क बोलता है कि उसे भी नहाना है जिस पे ग्लेनिस बोलती है कि तुम पोंटा को भी क्यों नहीं नहला देते। एंड अब आर्क नहा रहा होता है एंड पोंटा को भी साफ कर रहा होता है। एंड फिर बाथ टब में बैठे बैठे बोलता है कि जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ तब से मैं आज नहा रहा हूँ। तभी आर्यन भी अपने कपड़े उतार के नहाने के लिए आने लगती है एंड सामने देखती है तो आर्क लेटा हुआ होता है। उसे ऐसे देख के आर्यन उस पर अटैक कर देती है एंड आर्क बोलता है कि ये मैं हूँ आर्क। नेक्स्ट सीन में आर्क एंड आर्यन टेबल के सामने बैठे हुए होते हैं एंड दोनों ही शर्मा रहे थे। ग्लेनिस आर्यन से पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है। आर्यन बोलते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर डिलेन यहाँ पे आ जाता है एंड बोलता है कि खाने से पहले हमें फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिस्कस कर देना चाहिए। फिर डिलेन बोलता है कि काउंसिल ने ऑर्डर दिया है कि जिन लोगों के भी नाम उस कॉन्ट्रैक्ट में थे
उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। एंड फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ आर्यन को आगे भी असिस्ट करने के लिए, बट मैं तुम्हें ज़्यादा पे नहीं कर सकता। पैसा ना दे पाने की वजह से डिलन उसे उसके कर्ज को ब्रेक करने का एक सॉल्यूशन देने के बारे में बोलता है। एंड वो एक स्प्रिंग के बारे में बताता है लॉर्ड क्राउन के पास, जो कि किसी भी कर्ज को तोड़ सकती है। आर्क पूछता है कि ये लॉर्ड क्राउन क्या है, जिस पे डिलैन बोलता है कि इस वर्ल्ड में कई सारे ड्रैगन्स हैं एंड उन सब के ऊपर है ड्रैगन लॉर्ड। एंड लॉर्ड क्राउन एक बड़ा सा पेड़ है एंड वहीं पे ड्रैगन लॉर्ड रहता है। एंड लॉर्ड क्राउन में कई सारे स्पिरिट्स भी रहते हैं। फिर आर्यन बोलती है कि हाई चांस है कि ड्रैगन लॉर्ड भी आसपास ही होगा एंड अगर हमने वहाँ के स्पिरिट्स को ऑफेंड कर दिया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जिस पे आर्क पूछता है कि क्या वहाँ जाके जिंदा वापस नहीं आ सकते। आर्यन बोलते हैं कि ह्यूमंस का वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, बट अगर एल्फ को वहाँ जाने की परमिशन मिल जाए तो वो लोग वहाँ जा सकते हैं। जिस पे आर्क अपने मन में सोचता है कि मैंने इस कैरेक्टर को ऐसा बनाया था इसे कूल दिखाने के लिए, बट अब ये एक काफी बड़ी चीज बन गई है। आर्यन बोलती है कि चिंता मत करो, उस स्प्रिंग तक मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। फिर डिलन पूछता है कि आर्क क्या तुम एल्फ की थोड़ी और हेल्प करोगे, जिस पे आर्क बोलता है कि मैं ज़रूर मदद करूंगा एंड इस इंफॉर्मेशन के लिए आपको थैंक यू। फिर तभी ग्लेनिस खाना लेके आ जाती है एंड आर्क सोचता है कि कल मैं एंड आर्यन फिर से जर्नी पे निकलेंगे। फिर अगले सीन में आर्क लेटे लेटे सोच रहा होता है कि क्या ये बॉडी सच में कर्स्ड है। मेरे पास तो एंटी कर्स मैजिक भी है, अगर मैं खुद पे इसे यूज करूं तो शायद ये कर्स ब्रेक हो जाएगा। एंड बहुत सोचने के बाद वो मैजिक अपने खुद के हाथ पर यूज करता है एंड देखता है कि उसका हाथ ठीक भी हो जाता है। एंड यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। सो आगे क्या हुआ वो हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा। सो अगर तुम लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो मिलता है किसी नए वीडियो में।